नमस्कार दोस्तों, कलाम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं भारत सिंह आपके लिए लेकर के नहीं आया हूँ भारतीय राज्य व्यवस्था। मित्रों, हमने पिछली क्लास के ऊपर जो डिस्कस कर रहे हैं भारतीय संविधान सभा, हमने जो पढ़ा था, हमारा जो टॉपिक रहा था कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के बारे में हमने विस्तृत जानकारियाँ ली थी और अब हम हमारी क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जा रहा है। तो संविधान सभा में कुल सदस्य, जो सदस्य संख्या है उनके ऊपर डिस्कस करेंगे। सदस्य संख्या, तो सदस्य संख्या कितनी है वो देखते हैं। तो सदस्य संख्या होती है 389, यानी संविधान सभा के अंतर्गत कुल सदस्य संख्या कितनी है मित्रों? 389। जो 389 सदस्य हैं वो किस प्रकार से हैं उनके ऊपर हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो संविधान सभा के अंतर्गत यदि हम देखें तो 296 सदस्य, कितने सदस्य? 296 सदस्य ये तो हो रहे हैं निर्वाचित। कितने सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं? 296 सदस्य हो रहे हैं निर्वाचित। जबकि यदि बात करें 93 सदस्य, कितने सदस्य? 93 सदस्य ये देशी रियासतों से मनोनीत हैं। देशी रियासतों से ये क्या रहे? मनोनीत। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दें, मनोनीत। देखिए, थोड़ा सा यदि हम ध्यान दें तो ये जो 93 है ये तो क्या है? मनोनीत है। जबकि 296 है ये क्या है? निर्वाचित है। देखिए, जो देशी रियासतें थी उन्होंने अपने कितने सदस्यों को मनोनीत किया है? यहाँ पर 93 सदस्यों को मनोनीत किया है। ये अब क्यों किया है उन्होंने मनोनीत? इसका कारण ये है, यदि जो देशी रियासतें हैं वहां पर भी यदि मान लें कि निर्वाचित हो जाएं तो जो देशी रियासत है उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। इसलिए उन्होंने अपने सदस्यों को यहाँ पर क्या किया है? मनोनीत किया है। अच्छा, अब इनके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करें, थोड़ी सी अपनी क्लास को आगे बढ़ाएं। तो 296 सदस्य जो हैं ये निर्वाचित हैं। अब 296 सदस्य जो हैं निर्वाचित किस प्रकार है देखें। 292 सदस्य प्लस 4 सदस्य ये क्या रहे हैं देखना है। एक तो 4 हैं और एक क्या है? 292। तो जो 292 सदस्य हैं ये तो है ब्रिटिश प्रांतों से। इनकी बात करें, 4 जो सदस्य हैं ये चीफ कमिश्नरी से हैं। चीफ कमिश्नरी। तो चीफ कमिश्नरी से कितने सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं? 4। और ब्रिटिश प्रांतों से कितने हो रहे हैं? 292। अब 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी हैं उनके ऊपर थोड़ा सा हम डिस्कस करें। आपको थोड़ी सी देर में याद होने चाहिए कि 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी हैं। तो ज्यादा मेहनत नहीं होनी चाहिए, आप याद करें A, B, C, D, ABCD, यानी 4 चीफ कमिश्नरी कौन से हैं मित्रों? यहाँ पर ABCD। अब ABCD के ऊपर बात करें, A से आपको क्या बनाना है? अजमेर। और अजमेर कहां पर था? मेरवाड़ा। B से बात करें बिलूचिस्तान की यदि बात करें तो ये कहां पर है? आज पाकिस्तान। C से आपको क्या बनाना है? कुर्ग। और कुर्ग की बात करें तो कहां पर है? कर्नाटक। और डी से क्या बनाना है? दिल्ली। यानी इस प्रकार चीफ कमिश्नरी कितनी है? 4 चीफ कमिश्नरी है। पहली है अजमेर, A से अजमेर, B से बलूचिस्तान, C से कुर्ग और D से दिल्ली। ABCD याद करने में ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए कि 4 चीफ कमिश्नरी कौन कौन सी हैं। A अजमेर है, B बलूचिस्तान है, C कुर्ग है और D दिल्ली है। अब मित्रों हम बात करें कि जो ब्रिटिश प्रांतों से जो निर्वाचित सदस्य हैं 292 जो सदस्य हैं और 4 चीफ कमिश्नरी के जो सदस्य हैं, इनका निर्वाचन किस प्रकार हो रहा है? तो इनका निर्वाचन हो रहा है अप्रत्यक्ष रूप से। किस रूप में हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप में। और किस विधि के द्वारा हो रहा है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। कौन सी प्रणाली आई है? मत प्रणाली। यानी इस रूप में इनके सदस्यों का क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। तो मित्रों, हमने कुल सदस्यों की बात की कि कुल सदस्य संविधान सभा के अंतर्गत कितने हैं? 389 सदस्य हैं। तो जो 389 सदस्य हैं उनको हमने कितने भागों में बांटा? 296 तो हो रहे निर्वाचित। 296 में से 292 जो सदस्यों का जो
चुनाव हो रहा है, निर्वाचित हो रहे हैं, ये कहां से हो रहे हैं? ब्रिटिश प्रांतों से हो रहे हैं। 4 कहां से हो रहे हैं? चीफ कमिश्नरी से हो रहे हैं। इनका चुनाव किस प्रकार हो रहा है? अप्रत्यक्ष रूप से हो रहा है। कौन सी विधि से हो रहा है? एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा हो रहा है। देशी रियासतों से कितने सदस्य मनोनीत हैं? 93 सदस्य मनोनीत हैं। कितने सदस्य मनोनीत थे? 93 सदस्य क्या थे? मनोनीत थे। अच्छा मित्रों, थोड़ा सा हम एक बात को समझने का प्रयास करें कि निर्वाचित जो सदस्य हैं वो कितने हैं? 296। चलो ठीक है। मनोनीत सदस्य कितने? मनोनीत सदस्य, तो मनोनीत सदस्यों की यदि हम बात करें तो कितने? 93, यानी 296 तो निर्वाचित हैं और 93 क्या है? मनोनीत हैं। अच्छा, हम अब समझें इस बात को कि हमारी जो संविधान सभा है वो किस प्रकार की है। हमारी संविधान सभा क्या निर्वाचित है? बिल्कुल है, हमारी संविधान सभा निर्वाचित है। जैसे हमने बताया है कि निर्वाचित सदस्य कितने? 296। क्या हमारी संविधान सभा मनोनीत है? बिल्कुल मनोनीत है। कितने सदस्य मनोनीत है? 93 सदस्य मनोनीत है। तो देखिए, पूर्ण रूप से जो भारत की संविधान सभा है वो निर्वाचित तो नहीं है, पूर्ण रूप से भारत के संविधान सभा मनोनीत तो नहीं है। अर्थात कहने की बात यह है कि भारत की संविधान सभा आंशिक रूप से क्या है? निर्वाचित है। आंशिक रूप से क्या है? निर्वाचित। और आंशिक रूप से क्या है? आंशिक रूप से क्या है? मनोनीत है। यानी भारत की संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित है और आंशिक रूप से क्या है? मनोनीत है। मित्रों, आपके पास अच्छा क्वेश्चन मिला है आपको कि भारत की संविधान सभा किस प्रकार की है। तो भारत की संविधान सभा आंशिक रूप से निर्वाचित है और आंशिक रूप से क्या है? मनोनीत है। चुनाव कितने सदस्यों का हो रहा है? 296 सदस्यों का हो रहा है। अब हमको ये 296 सदस्य ही समझने हैं आगे कि सीटों का आवंटित, जो 296 सदस्यों का चुनाव हुआ है वो सीटों का आवंटन किस प्रकार हुआ है। तो ये देखें, यानी सीटें किस प्रकार दी गई हैं। तुम देखें, सामान्य को कितनी सीटें दी गई थी? 213। मुस्लिमों को कितनी सीटें दी गई हैं? मुस्लिमों को बताइए कितनी सीटें दी गई हैं मुस्लिमों को? तो मुस्लिमों को जो सीटें दी गई हैं कितनी दी गई है? 79। अच्छा, सिख समुदाय की बात करें, सिख समुदाय को, जो सिख समुदाय है उसे कितनी सीटें दी गई हैं? कमेंट में आंसर दो। ठीक है, तो कुल जो सदस्य हैं वो कितने सदस्य थे सिख समुदाय से? 4। यानी इस प्रकार सीटें आवंटित की गई थी। यानी सामान्य जनरल की कितनी सीटें थी? 213। मुस्लिम कितने सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं? 79 पर। और सिख कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे यहाँ पर? 4 पर। अच्छा, थोड़ी सी हम बात करें आगे थोड़ा सा कि महिलाएं कितनी थी? महिलाएं कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या इसके अंतर्गत कितनी है? 15 है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? 15। अच्छा, थोड़ा सा हम बात करें एससी के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई थी? तो एससी के लिए सीटें थी 26। अच्छा, अब आप बताओगे एसटी के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 2 आंसर दो कि एससी के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई है। तो एसटी के लिए जो सीटें निर्धारित की गई हैं कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 33। कितनी सीटें निर्धारित की गई है? 33। यानी इस प्रकार सीटों का आवंटन किया गया था कि सामान्य की कितनी है? 213 है। मुस्लिमों की कितनी है? 79 है। सिख की कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? 4 है। फीमेल की कितनी है? महिलाओं के लिए कितनी सीटें थी? 15 थी। अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 26 है। अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें निर्धारित की गई हैं? तो 33 सीटें निर्धारित की गई हैं। अब मित्रों, चुनाव हुए, यानी 296 जो सीटें हैं उन जिनके ऊपर चुनाव हो रहा है, तो ध्यान रखना, पहली बात तो क्वेश्चन यही है कि चुनाव कितनी सीटों पर हो रहा है। चुनाव कितनी सीटों पर हो रहा है? 296 सीटों पर संविधान सभा के क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं। संविधान सभा के ऊपर चुनाव कितनी सीटों के ऊपर हो रहे हैं? 296 चुनाव के परिणाम
अच्छा, कितनी सीटों का परिणाम आएगा? 296, क्योंकि चुनाव कितनी सीटों पर हुआ है? 296 पर। ध्यान ये भी रखना है जो चुनाव हो रहा है वो कब हो रहा है? जुलाई में, जुलाई 1946। जुलाई 1946 में चुनाव हुए और चुनाव के क्या आ रहे हैं? परिणाम आ रहे हैं। और परिणाम कितने सीटों पर आ रहे हैं मित्रों? 296 सीटों पर परिणाम आएंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव जीता। तो जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने जो सीटों पर चुनाव जीता है वो है 208। 208 सीटों पर क्या जीते हैं? चुनाव जीते हैं। अच्छा, मुस्लिमों की बात करें, मुस्लिम लीग ने कितनी सीटों पर चुनाव जीते हैं? तो मुस्लिम लीग ने जो कितनी सीटों पर चुनाव जीते हैं उनकी संख्या है 73। अच्छा, बात करें अन्य या क्षेत्रीय पार्टियां जो हैं उन्होंने कितनी सीटों पर चुनाव जीते? 7 है। और जबकि निर्दलीय के खाते में कितनी सीटें गई हैं? 8। अच्छा देखिए, अब यानी कांग्रेस ने तो कितनी सीटों पर चुनाव जीता है? 208 पर। मुस्लिम लीग ने कितने पर जीता है? 73 पर। क्षेत्रीय पार्टियों ने कितने पर जीता है? 7 पर। निर्दलीयों ने कितने पर जीता है? 8 पर। यानी कहने की बात यह है कि अन्य के खाते में कितनी सीटें आई है? 15 सीटें आई हैं। कितनी सीटें आई हैं? 15 सीटें अन्य के खाते में चली गई हैं। ये चुनाव के परिणाम आए। तो चुनाव में यदि आप देखें 296 सीटों पर है, तो कोई पार्टी जो आ रही है कौन सी आ रही है? कांग्रेस। जो कई विद्वान थे, विद्वानों ने तो यहां पर यह तक कह दिया था कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संवैधानिक क्या है? कांग्रेस है। जैसे ग्रैनवेल ऑस्टिन के शब्द थे कि कांग्रेस ही संविधान सभा है, संविधान सभा क्या है? कांग्रेस है। क्योंकि 296 सीटों पर अकेले ने कितने सीटें हासिल कर ली हैं? 208। और मुस्लिम लीग ने कितने किए हैं? 73। तो मित्रों यहाँ पर एक कंफ्यूज मत होना आप। कई बार आपके मन में ये आना चाहिए सर थोड़ी देर पहले तो आप 79 बता रहे थे। देखो 79 सीटों पर जो कांग्रेस है, जो मुस्लिम लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि मुस्लिम लीग ने जो चुनाव जीते हैं वो कितने सीटों पर जीते थे? 73 पर। वहां पर मुस्लिमों ने चुनाव लड़े 79 पर, जबकि मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग है वो मुस्लिम है, मुस्लिमों ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़े? 79 पर। जबकि मुस्लिम लीग के खाते में कितनी सीटें आई है? 73। और अन्य के खाते में कितनी आई है? 15। क्षेत्रीय, जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय पार्टियों की कितनी है? 7। और निर्दलीयों की कितनी है? 8। अच्छा ठीक है, अब सभी बातें होती हैं, संविधान सभा के चुनाव के परिणाम हो गए और संविधान सभा का गठन भी हो गया। तो संविधान सभा का जो गठन है मित्रों वो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हो रहा है। कौन सी मिशन योजना के आधार पर है? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हो रहा है। और संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में हो रहा है। किसके आधार पर हो रहा है? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर है। कौन सी योजना के आधार पर है? कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का क्या हो रहा है? गठन हो रहा है। अच्छा मित्रों, हम थोड़ा आगे बढ़ें, क्लास को हमारी को आगे करें, तो हम चलते हैं संविधान सभा की पहली बैठक। कौन सी बैठक है? संविधान सभा की प्रथम बैठक। कौन सी बैठक आई है हमारे पास में? प्रथम बैठक। अब प्रथम बैठक के क्वेश्चन देखिए किस किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है वो हो रही है 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946। अच्छा मित्रों, 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हो कहां पर रही है? तो ये बैठक हो रही है दिल्ली में। कहां पर हो रही है? दिल्ली में किस स्थान पर है? सेंट्रल हॉल पर है। कहां पर है? सेंट्रल हॉल। और सुबह के कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं, 11 AM पर यह बैठक हुई है। देखिए मित्रों, बड़े अच्छे क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कितनी बार बहुत सारी एग्जामों में क्वेश्चन आया हुआ है कि पहली बैठक कब हो रही है? 9 दिसंबर 1946 की। एक नॉर्मल सा बिल्कुल सामान्य सा क्वेश्चन है। कहां पर हो रही है? दिल्ली में हो रही है। दिल्ली में किस स्थान पर हो रही है? सेंट्रल हॉल में हो रही है। और कितने बजे? 11 AM। तो आपके मन में एक बात ये भी आनी चाहिए
कि 11 AM क्यों चुना? देखिए 11 AM आज भी हमारे लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण समय है। जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी जो कार्यवाही शुरू होती है वो आज भी 11 AM से शुरू होती है, 11 बजे से इस प्रारंभ होती है। अच्छा, थोड़ी हम आगे बात करें। अब यहां पर हमारे पास में क्या आएगा? अध्यक्ष। क्या आना है? अध्यक्ष। तो अध्यक्ष की बात करें तो यहां पर हमारे पास में अस्थायी अध्यक्ष आ रहे हैं। कैसे आ रहे हैं? अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, देखिए एक शख्स का आपने नाम सुना होगा, जेबी कृपलानी साहब जी। तो जो जेबी कृपलानी साहब जी हैं उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर उन्होंने ये एक तरीके से हम बोलते हैं परामर्श, जो परामर्श दे रहे हो जेबी कृपलानी साहब जी ने दिया था। और उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर अध्यक्ष चुनना है, तो हम ऐसे करते हैं अस्थायी अध्यक्ष बनाते हैं। और अस्थायी जो अध्यक्ष बनाया उसके लिए इन्होंने कहा है कि एक काम करो, आप एक संविधान को उठाकर देखो, फ्रांस का संविधान। और फ्रांस के संविधान में ये होता है कि बुजुर्गता के आधार पर जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होता है उसे क्या बना दिया जाता है? वहां पर अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो बुजुर्गता के आधार पर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन है? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को क्या बनाया है? अध्यक्ष बनाया है। लेकिन अध्यक्ष तो हैं, कैसे अध्यक्ष हैं? अस्थायी अध्यक्ष हैं। कैसे अध्यक्ष हैं मित्रों? अस्थायी अध्यक्ष हैं। अच्छा, थोड़ा सा हम ये भी देखें, यहां पर हमको अस्थायी अध्यक्ष भी मिले। अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन मिले? तो वो हैं एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी हमको क्या मिले? अस्थायी अध्यक्ष। जबकि सॉरी है ना, गलती हुई है ना, उपाध्यक्ष। उपाध्यक्ष, तो उपाध्यक्ष हमको कौन मिले यहाँ पर? एच.सी. मुखर्जी। जबकि अस्थायी अध्यक्ष हमारे पास में कौन आए? सच्चिदानंद सिन्हा। अच्छा, हमारे पास पहली बैठक पूर्ण रूप से तैयार है अब, कि पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को है। कहां पर है? दिल्ली में है। किस स्थान पर है? सेंट्रल हॉल में। कितने बजे? 11 AM है। प्रथम बैठक के या संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन मिले हैं? सच्चिदानंद सिन्हा मिले हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन मिले हैं? एच.सी. मुखर्जी मिले हैं। इस प्रकार हमारे पहली बैठक के जितने भी जो क्वेश्चन बनने थे वो सभी के ऊपर हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस किया है। यानी संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हो रहा है। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हो रही है, दिल्ली में हो रही है, सेंट्रल हॉल है, 11 AM है। अस्थायी अध्यक्ष मिले सच्चिदानंद सिन्हा। किस आधार पर बनाए? बुजुर्गता के आधार पर बनाए। ये कॉन्सेप्ट हमने कहां के संविधान से लिया है? ये कॉन्सेप्ट हमने लिया है फ्रांस के संविधान से। अच्छा मित्रों, अब हम चलते हैं दूसरी बैठक। कौन सी बैठक है? दूसरी बैठक। अच्छा, दूसरी बैठक की बात करें 11 दिसंबर। कितने दिसंबर है? 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हो रही है। यहां पर हमको अस्थायी अध्यक्ष, देखिए पहले तो ये देखें कि ये कहां पर हो रही है। ये भी कहां पर हो रही है? दिल्ली में हो रही है, ठीक है। सेंट्रल हॉल उसी स्थान पर हो रही है जहां पर पहली बैठक हुई। तो यहां पर हमको मिलते हैं अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष, तो अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी दूसरी बैठक जो हो रही है हमारी 11 दिसंबर 1946 को हुई है। और इसके अंतर्गत हमको संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष मिले हैं। और कौन मिले हैं? राजेंद्र प्रसाद। देखो मित्रों, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन मिला है हमको, संवैधानिक सलाहकार। संवैधानिक सलाहकार, और संवैधानिक जो सलाहकार हैं, संवैधानिक सलाहकार कौन मिले हैं? B.N. राव मिले, ठीक है। B.N. राव, ये हमारे क्या है? संवैधानिक सलाहकार। तो संवैधानिक जो सलाहकार है ये भी कब बने? जब हमारी दूसरी बैठक हुई थी उसी के अंतर्गत आए। यानी हमने हमारी पहली बैठक पढ़ी, दूसरी बैठक पढ़ी, 9 दिसंबर पढ़ा, 11 दिसंबर पढ़ा, 11 दिसंबर 1946 दिल्ली सेंट्रल हॉल। और इसके अंतर्गत हमको स्थायी अध्यक्ष मिले। कौन मिले? राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, यहाँ पर हमको हमारे संवैधानिक क्या मिले? संवैधानिक सलाहकार। और संवैधानिक सलाहकार कौन मिले? B.N. राव। मित्रों, अब हमारे पास जो संविधान सभा की जो तीसरी बैठक है, बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है।
बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं उसके अंतर्गत से। देखते हैं कौन सी बैठक है, तीसरी बैठक। तीसरी बैठक, तो तीसरी बैठक का जिक्र करें हम, कौन सी बैठक पढ़नी है हमको, तीसरी बैठक। तो जो तीसरी बैठक है 13 दिसंबर 1946, कब हो रही है, 13 दिसंबर 1946। तो देखिए इस बैठक को हो क्या रहा है, तो 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव क्या किया जा रहा है, प्रस्तुत। और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत करने वाले जो शख्स हैं वो कौन है, JL नेहरू साहब हैं, JL नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव की बात करें कि उद्देश्य क्या है इसका, कि भारत का जो संविधान है वो किस प्रकार का होगा। भारत का संविधान लोकतंत्रात्मक होगा, भारत का संविधान समाजवादी होगा, भारत का संविधान संप्रभु होगा, यानी भारत का संविधान है कैसा, इस बातों का जो उल्लेख किया जा रहा है वो इसी के अंतर्गत है। यानी जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संविधान सभा के अंतर्गत। जो ये उद्देश्य प्रस्ताव है, उद्देश्य प्रस्ताव, ये भारत की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का ये क्या है, आधार है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जब हम संविधान सभा के ऊपर डिस्कस करेंगे तो वहां पर भी एक क्वेश्चन आएगा कि प्रस्तावना का आधार किसे माना गया है, उद्देश्य प्रस्ताव। प्रस्तावना का आधार क्या है, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को किसने प्रस्तुत किया, जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया है। कब प्रस्तुत किया, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया है। अब मित्रों बात करें कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया, तो संविधान सभा ने इसे पारित किया है। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को पारित कर दिया 22 जनवरी 1947। संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब पारित कर दिया है, 22 जनवरी 1947। और इसी के साथ भारत की संविधान सभा कार्य करने लग गई और ढेर सारी समितियों का गठन होता है। बहुत सारी समितियां हैं जिनके ऊपर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो तीसरी बैठक बहुत इंपॉर्टेंट बैठक है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हो रही है, 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया है, 13 दिसंबर 1946। प्रस्तुत करने वाले कौन है, जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, प्रस्तावना का आधार। उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब पारित किया, 22 जनवरी 1947 को। और जैसे ही ये 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया संविधान सभा ने, और संविधान सभा कार्य करने लग गई और कुछ महत्वपूर्ण जो समितियां हैं उनका क्या होता है, गठन होता है। अब कौन कौन सी समितियां हैं उनके ऊपर यहां पर हम डिस्कस करें। देखिए मित्रों, एक समिति है संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। दूसरी है संघ विषय समिति। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, दोनों का जो अध्यक्ष है वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू है। यानी संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, संघ संविधान समिति और संघ विषय समिति, दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी है। अच्छा आगे चलें। प्रांत संविधान समिति, संविधान समिति। प्रांत विषय समिति, विषय समिति। दोनों के जो अध्यक्ष हैं सरदार पटेल हैं, सरदार पटेल। देखिए मित्रों, हमारे पास 4 समितियां आई हैं और 4 को हमने 2 में ही तब्दील किया है, याद होनी चाहिए। पहले हमारे पास है संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति कौन है, सरदार पटेल है। दोनों के ऊपर थोड़ा सा सुनो आप। देखो संघ, जहां पर संघ आ रहा है, जहां पर क्या आ रहा है, संघ कौन आ रहा है, जवाहरलाल नेहरू आ रहा है। प्रांत कौन आ रहा है, सरदार पटेल जी आ रहे हैं। याद होनी चाहिए। एक कौन सी है, संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, दोनों का कौन है, जवाहरलाल नेहरू जी है।
प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति कौन है? सरदार पटेल जी हैं। अब मित्रों यहाँ पर आपके मन में ये भी होना चाहिए कि साहब किस प्रकार क्वेश्चन है, तो बड़े अच्छे क्वेश्चन निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़े डीपली क्वेश्चन भी होते हैं। अक्सर हम इनको याद नहीं करते, ऐसे क्वेश्चनों को छोड़ देते हैं। हम कुछ प्रमुख समितियों को याद कर लेते हैं, एक दो को, झंडा समिति जेबी कृपलानी साहब, जो कहे बहुत सारे एग्जामों में आया हुआ क्वेश्चन है, रेलवे का बड़ा फेमस क्वेश्चन रहा है अपने जमाने में। ऐसे प्रारूप समिति, कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? अरे बच्चों को याद होता है, घर के बच्चों को भी, कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी हैं। लेकिन हमको याद ये भी रखना है, संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति कौन है? जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, बात करें प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार पटेल जी। अब देखें हम अगला हमारे पास में है नियम समिति। कौन सी समिति है? नियम समिति। आंसर देते रहें, आप बताते रहें कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन है? संचालन समिति। कौन सी समिति है? संचालन समिति। संचालन समिति, दोनों का अध्यक्ष एक ही है, और दोनों के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो, नियम समिति, संचालन समिति, दोनों के अध्यक्ष कौन मिले हैं? राजेंद्र प्रसाद। देखो, हमने आपको याद हो इसके लिए इनको थोड़ा सरल बनाया, टुकड़ों में बनाया है। संघ संविधान समिति, संघ विषय समिति, जवाहरलाल नेहरू जी हैं। प्रांत संविधान समिति, प्रांत विषय समिति, सरदार पटेल जी हैं। नियम समिति, संचालन समिति कौन लेकर के नहीं आए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, अगला देखें, मूल अधिकार समिति। मूल अधिकार समिति, कौन सी समिति है? मूल अधिकार समिति। अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, अल्पसंख्यक समिति, और इनको भी हमने एक में तब्दील किया, और यहां पर आपके पास में जो आएगा वो आएगा सरदार पटेल। सरदार पटेल, सरदार पटेल जी। देखिए, इनको भी हमने ये थोड़ा सा आसान बनाया है कि मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, सरदार पटेल। मित्रों, इनकी कुछ उप समितियां भी हैं। इनकी क्या है? उप समिति। इनकी क्या आ रही है? उप समिति। तो इसकी एक उप समिति है, उप समिति। तो उप समिति का बात करें, मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार उप समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं जेबी कृपलानी। जेबी कृपलानी, कृपलानी, यानी मूल अधिकार उप समिति। मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष तो सरदार पटेल है, लेकिन मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जो हैं वो कौन है? जेबी कृपलानी जी हैं। अल्पसंख्यक उप समिति, उप समिति, उप समिति, और इसके जो अध्यक्ष हैं वो है एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी, एच.सी. मुखर्जी। अब देखिए आप वापस एक बार, नियम समिति, संचालन समिति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। मूल अधिकार समिति, अल्पसंख्यक समिति, दोनों के कौन है? सरदार पटेल जी हैं। मूल अधिकार उप समिति का अध्यक्ष कौन है? जेबी कृपलानी साहब हैं। अल्पसंख्यक उप समिति, अल्पसंख्यक उप समिति का अध्यक्ष कौन है? एच.सी. मुखर्जी हैं। मित्रों, थोड़ा हम आगे चलें, और एक जो समिति है बड़ी इंपॉर्टेंट समिति रही है, और है झंडा समिति। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? आप सभी बताओ, ठीक है? आप हमें कमेंट में बताएं कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है। अच्छा, हम जो अगली जो समिति पढ़ेंगे, अगली समिति है वो हमारे पास में है प्रारूप समिति। कौन सी समिति है? प्रारूप समिति। और बहुत इंपॉर्टेंट समिति रही है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति के ऊपर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। हमारे पास में टाइम का अभाव है, अगली क्लास भी है हमारी, ठीक है? तो प्रारूप समिति के ऊपर हम जो डिस्कस करेंगे अगली क्लास में करेंगे। प्रारूप समिति में कितने सदस्य हुआ करते थे, सभी के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रारूप समिति के उपनाम कौन कौन से, किन किन नामों से जाना जाता है, प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, प्रारूप समिति ने क्या क्या कार्य किए, उनके ऊपर हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।